नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से 14,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज कर ली है। पूरे दिन कांटे की टक्कर के बाद अंतिम राउंडों में उन्हें निर्णायक बढ़त मिली। हालांकि राज्यव्यापी स्तर पर आरजेडी का प्रदर्शन उम्मीद से काफी कमजोर रहा और महागठबंधन सीटों के मामले में पिछड़ गया, जिससे विपक्षी खेमे में निराशा है। बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा सीट से आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को बड़ा झटका लगा है। पूरे दिन की कड़ी मतगणना के बाद खेसारी लगभग 7,600 वोटों से चुनाव हार गए। बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी ने निर्णायक बढ़त बनाए रखी और जीत दर्ज की। खेसारी को 79,245 वोट मिले, जबकि छोटी कुमारी को 86,845 वोट हासिल हुए। चुनाव विश्लेषकों के अनुसार उनकी लोकप्रियता वोटों में नहीं बदल सकी और स्थानीय समीकरण बीजेपी के पक्ष में रहे। आरजेडी की इस हार के बाद पार्टी में समीक्षा की चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस इस चुनाव में सबसे बड़े हारे हुए दलों में शुमार हो गई है। लगातार सीटें हारने के बाद पार्टी का ग्राफ और नीचे चला गया। राहुल गांधी की 1,300 किलोमीटर की यात्रा और सक्रिय चुनाव प्रचार भी वोट में तब्दील नहीं हो पाया। विश्लेषकों के मुताबिक संगठनात्मक कमजोरी और सीट बंटवारे की रणनीति कांग्रेस के लिए बड़ी चूक साबित हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत का आंकड़ा आराम से पार कर लिया है। रेरा रुझानों और नतीजों में एनडीए 200 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जिससे राज्य में उसकी सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि जनता ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है और उनका नया एमवाई फॉर्मूला महिला और युवा इस जीत का असली कारण है। भारत में कल बाल दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थानों में बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें याद करते हुए नेताओं ने कहा कि भारत का भविष्य बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर आधारित है। कई राज्यों में बाल सुरक्षा, पोषण और शिक्षा को बढ़ावा देने वाले अभियान भी लॉन्च किए गए। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्ले एक्ट्स और खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। दिल्ली में हुए धमाके को केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से आतंकी हमला करार दिया है। सरकार ने बयान जारी कर कहा कि यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है और इसके तार एंटी नेशनल नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां राजधानी में हाई अलर्ट पर हैं, जबकि कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसियां घटना स्थल से बरामद सबूतों के आधार पर संदिग्धों की पहचान की दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। भारत ए की ओर से खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के गेंदबाजों पर करारी चोट करते हुए सिर्फ 42 गेंदों में 144 रन ठोक दिए। उनकी पारी में 12 छक्के और 9 चौके शामिल थे। इस विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम ने विशाल स्कोर खड़ा किया और मैच पूरी तरह भारत ए के पक्ष में झुका दिया। क्रिकेट प्रेमियों ने इस पारी को आने वाले बड़े स्टार की झलक बताया। WHO की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में टीबी मामलों में 21% की गिरावट दर्ज की है। यह सरकार के टीबी मुक्त अभियान और स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की बढ़ती उपलब्धता का परिणाम है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही रफ्तार रही तो अगले कुछ वर्षों में टीबी नियंत्रण का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। केरल हाईकोर्ट ने एसआईआर मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया है। यह फैसला राज्य की राजनीति में तेज हलचल पैदा कर रहा है। विपक्ष ने इसे सरकार की विफलता बताते हुए बड़े स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है। वहीं सरकार ने कहा है कि न्याय के लिए हर कानूनी विकल्प अपनाया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका मुकाबले में जसप्रीत बुमराह का जलवा देखने को मिला। उन्होंने नई गेंद से शुरुआत में ही 3 विकेट गिराकर विपक्ष की रीढ़ तोड़ दी और पूरी टीम को सिर्फ 159 रन पर रोक दिया। उनकी लाइन लेंथ इतनी धारदार थी कि कोई बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाया।
मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि बुमराह का यह स्पेल टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। राजधानी में हुए धमाके के बाद आज केंद्र सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से आतंकी हमला घोषित किया। एनआईए की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और कई जगह छापेमारी चल रही है। जांच एजेंसियों को विस्फोट में हाई ग्रेड सामग्री के इस्तेमाल के संकेत मिले हैं। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाने और दिल्ली में हाई अलर्ट जारी करने का आदेश दिया है। सरकार ने कहा कि इस हमले का जवाब कड़ा और निर्णायक होगा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। एक्यूआई कई इलाकों में 450 से ऊपर दर्ज हुआ, जो सीवियर श्रेणी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी करते हुए वकीलों और सरकारी अधिकारियों से कहा कि वे अधिक से अधिक वर्चुअल सुनवाई अपनाएं। स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने और निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक जैसे विकल्पों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में आज पूरे दिन आए रुझानों ने साफ कर दिया कि इस बार एनडीए की प्रचंड लहर चली है। गठबंधन 170 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जिससे सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने इसे विकास राजनीति की जीत बताया और पार्टी कार्यालयों में जश्न शुरू हो गया। दूसरी ओर महागठबंधन ने मतदान मशीनों पर सवाल उठाते हुए पुनर्गणना की मांग का संकेत दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। 17 नवंबर को पूरे देश में बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्कूलों में खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रैलियां और जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। इस बार डिजिटल सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और बच्चों में पढ़ने लिखने की आदत बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश का भविष्य बच्चों की सोच और शिक्षा पर निर्भर है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के शेयरों में आज तेजी देखी गई और कंपनी ने बाजार में अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। निवेशकों का कहना है कि कंपनी की नई परियोजनाओं की स्वीकृति और सरकारी पूंजी निवेश योजनाएं इस वृद्धि का कारण हैं। इससे ऊर्जा सेक्टर में अन्य कंपनियों में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखी। आज शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच विशेषज्ञों ने 5 प्रमुख शेयर खरीदने की सलाह दी है। इनमें आईटी, पावर, फार्मा और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स शामिल हैं। वैश्विक बाजारों में स्थिरता और डॉलर में मामूली कमजोरी के कारण भारतीय बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। आने वाले दिनों में बाजार में और सुधार की संभावना जताई जा रही है। झारखंड, ओडिशा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में हुए उपचुनावों के नतीजे आज सामने आए। रुझानों से साफ है कि कई जगहों पर विपक्ष ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। कुछ सीटों पर सत्ताधारी पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत की है, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के संकेतों के बाद सोने की कीमतों में गिरावट आई। ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम होने से निवेशकों ने सोने से पैसा निकालना शुरू किया। भारत में भी सर्राफा बाजार में हल्की मंदी देखने को मिली और खुदरा भावों में कमी दर्ज की गई। फ्री फायर मैक्स ने 14 नवंबर के लिए रिडीम कोड जारी किए हैं, जिनसे खिलाड़ियों को नए स्किन, डायमंड, पेट और हथियार अपग्रेड जैसी चीजें मिल रही हैं। गेम प्रेमियों के बीच यह अपडेट काफी लोकप्रिय रहा और सुबह से गेम सर्वर पर भारी ट्रैफिक देखा गया। नागपुर में 22 से 30 नवंबर तक होने वाले पुस्तक मेले की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज आयोजन स्थल पर भूमि पूजन किया गया। इस बार देश विदेश के 300 से अधिक प्रकाशक भाग लेंगे। बच्चों के लिए कहानी सत्र, लेखकों से मुलाकात और साहित्यिक प्रतियोगिताएं भी होंगी। ये को लेकर उत्साह बढ़ गया है। विजाग में सीआईआई की 30वीं पार्टनरशिप समिट की शुरुआत हो गई है, जिसमें देश विदेश के उद्योगपति, निवेशक और सरकारी प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत निवेश के लिए सबसे अनुकूल दौर में प्रवेश कर चुका है। समिट में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ऊर्जा और स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर कई अहम सत्र होंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी राज्य में निवेश संभावनाओं को लेकर विस्तृत प्रस्तुति दी है।
भारत ने 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा था, लेकिन एमएनआरआई ने माना है कि मौजूदा गति इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारियों, उच्च लागत और तकनीकी चुनौतियों के कारण उत्पादन क्षमता अपेक्षा से धीमी है। सरकार ने हालांकि यह भी स्पष्ट किया है कि नवीकरणीय ऊर्जा मिशन पर काम तेज किया जाएगा और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी बढ़ाई जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।